गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन 2024 के इतिहास टॉपिक को, जिसमें हम लोग विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अगर इंडिया का कोई सा भी एग्जाम है जहां पर जीके पूछी जाती है तो उन सभी एग्जाम के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये श्रृंखला जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, कुंडल वन, कश्मीर में। यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सवाकामी थे। क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाकश्यप। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह यानी कि राजगीर में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यानी पहले का तीसरा। ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया था सारनाथ में और निधन उनका हुआ था कुशीनारा में यानी कुशीनगर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध जी को। क्वेश्चन नंबर 59। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 60। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 61। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां जनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्वेश्चन नंबर 62। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा काशी, कौशल, 5वां है वज्जी, 6वां मल्ल, 7वां चेद, 8वां वत्स, 9वां होगा कुरु
उसके बाद पांचाल, फिर मत्स्य, फिर शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और 16वां कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जैनोत्सव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ही खोडस महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। क्वेश्चन नंबर 64। नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध है था, क्यों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यह बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। क्वेश्चन नंबर 65। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, 2 वेतनमान और तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदारों को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य में ने सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 67। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। एक्सप्लेनेशन। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 494 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 68। मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका देखेंगे। दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीवरस थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने ग्रीवरज को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 69। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मौर्यों ने। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया। दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठवां गोविशाकक गण, सातवां दस 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 सिद्धक, आठवां कैवर तथा 9वां धननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है। 71। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है ऑप्शन सी, यानी कि विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है।
8वीं शताब्दी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख होता है, जिसमें पहली है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरी है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राप्य। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धननंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धननंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 73, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिवाजी ने। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। इसमें होते थे पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थल में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की ही थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें खूब बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सुत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 79, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृत भाषा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है।
पहला शिलालेख से, दूसरा स्तंभ लेख एवं तीसरा गुहा लेख से। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी पहला, दूसरा है मानसेहरा, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार, पांचवा धौली, छठा है जौगढ़, सतवां है एर्रगुड़ी, आठवां है सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया यह भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों से में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 81, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अशोक धम्म यानी कि धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासिनवे बहु कयाने दयादाने सचे सोचये मादये साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प ई होगा। क्वेश्चन नंबर 82, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भाब्रू स्तंभ। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतुम आहा आपवा धतम चा। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 83,